प्यारे विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी बुद्धिजीवियों को सादर वंदे। आज संरक्षित शिक्षा समूह की ओर से विद्यार्थियों की मांग पर जो पहल की गई है उसके लिए मैं संचालक महोदय श्रीमान जुगल किशोर कोकड़ा का तहे दिल से अभिवादन करता हूं, क्योंकि विज्ञान विषय क्लास 8वीं से लेकर 9th, 10th, 11th और 12th तक और 12th के बाद में जो भी कंपटीशन एग्जाम चल रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं चल रही है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रत्येक एग्जाम में 20 से 25% क्वेश्चन विज्ञान से रिलेटेड आते हैं और वही विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस संरक्षित शिक्षा समूह चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आपके जितने भी भाई बहन अगर मान लो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी प्रेरित करें ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। तो आगे हम ज्यादा बात नहीं करते हुए विज्ञान विषय से संबंधित बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, विज्ञान शब्द सब ने सुना है, विज्ञान के बारे में पढ़ते सब है, लेकिन पता नहीं है विज्ञान है क्या, कहाँ काम आती है। उससे संबंधित थोड़ी पहले जानकारी बताऊंगा, फिर अलग अलग टॉपिक के अनुसार कंपटीशन एग्जाम में 10th में और 12th साइंस के बच्चों के उपयोगी क्वेश्चन भी बताए जाएंगे ताकि बच्चे अपना उज्जवल भविष्य संवार सकें। सबसे पहले जो विज्ञान विषय है इसके बारे में जानकारी होना बहुत अति आवश्यक है। हजारों टॉपिक है हमारे सामने, अभी शुरू कर दें, लेकिन उससे पहले जब मकान बनाया जाता है तो मकान से पहले नींव मजबूत होना बहुत जरूरी है। पेड़ लगता है, पेड़ के अंदर भी आपने देखा होगा, अगर जड़ें मजबूत होती है तो पेड़ अपने आप मजबूत हो जाता है। तो विज्ञान, आपने विज्ञान विषय से पहले हिंदी की कक्षाएं इस चैनल के माध्यम से आपने पढ़ी, जिसके बारे में आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान और विज्ञान में धरती और आसमान का फर्क है। बता देना चाहता हूं मैं आपको, ज्ञान और विज्ञान में फर्क क्या है, लगा हुआ आगे भी है, लेकिन जैसे जीभ आप सबने देखी है, नाम सुना है, सबके मुंह के अंदर है, सब जानते हैं, एक प्रकार की मांसल संरचना है। मैं केवल ज्ञान और विज्ञान के बारे में बताना चाहता हूं। जो जीभ है वो मांसल संरचना है, इसके बारे में विज्ञान क्या कहती है। देखो, विज्ञान कहती है सबसे अधिक चोट अगर जीभ पे लगे तो सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है अगर जीभ से किसी को चोट लग जाए तो 7 पीढ़ी तक उसका जख्म भरा नहीं जाता। ये ज्ञान और विज्ञान की बात है। तो ज्ञान और विज्ञान के बारे में बताना चाहूंगा। जो विज्ञान शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन भाषा में विज्ञान से पहले एक शब्द था, उसका नाम था साइंसिया। क्या नाम था? साइंसिया। अब इस साइंसिया का मतलब क्या होता है और वैज्ञानिकों ने साइंसिया का नाम विज्ञान क्यों दिया, यह जानना अति आवश्यक है। साइंसिया शब्द का अर्थ होता है जानना। क्या अर्थ होता है? जानना, या हम कह सकते हैं प्राप्त करना। और प्राप्त क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे क्या? प्राप्त करेंगे हम प्रकृति हमें क्या देती है। देखो, प्रकृति द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम इकट्ठा करते हैं, व्यवस्थित तरीके से करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से करते हैं, और क्रमबद्ध तरीके से करने के बाद उस ज्ञान को किस प्रकार आगे बांटा जाता है, किस प्रकार अध्ययन किया जाता है। तो प्रकृति द्वारा जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है उस ज्ञान को एकत्रित करना और आगे एक रूप से दूसरे रूप में बांटना, वो विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान और ज्ञान के बारे में आपको पता चल गया होगा, क्योंकि विज्ञान हर कदम पे, हर जगह पे, हर जहां कहीं भी जाते हैं वहां पर घरों के अंदर छोटी सुई से लेकर आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज तक विज्ञान का योगदान है। आज हम जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ये विज्ञान का योगदान है। कोरोना जैसी महामारी आ गई, उसका अगर इलाज हमारे भारतवर्ष में बखूबी तरीके से हो रहा है, वो विज्ञान के वैज्ञानिकों का योगदान है। तो प्रकृति के अंदर भी आजकल जो मनुष्य है अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का विद्रोह करता है, और ज्योग्राफी पढ़ने वाले छात्रों को पता होगा प्रकृति को हमेशा ज्योग्राफी माँ मानती है, और माँ जो कुछ भी देती है उसका हम उपहास नहीं करते, उनका हम अच्छे तरीके से
ज्ञान लेते हैं किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, क्या करना है, उनके उपदेशों को पालना है। कोरोना जैसी महामारी जो फैली है प्रकृति के हाथ से फैली है, क्योंकि जीव जंतु प्रकृति के अंदर रहते हैं और प्रकृति के अंदर जीव जंतुओं की जब हत्या हुई तो माँ को थोड़ा गुस्सा आ गया, और माँ कौन सी? प्रकृति। तो इस कारण आज हम इस महामारी से जूझ रहे हैं। विज्ञान के इस शब्द के बाद में हम एक शुरुआत करते हैं किसी अच्छे टॉपिक से। अब मैं शुरू करता हूं बेसिक जानकारी, सामान्य जानकारी। ध्यान देना, सामान्य जानकारी के अंदर पता होना चाहिए विज्ञान के अंदर जो ही हम किताबें खोलते हैं, आज तक हमने विज्ञान खोलते ही देखा है कहीं पर H लिखा हुआ आता है, कहीं पर H2 लिखा हुआ आता है, कहीं पर CO2 लिखा हुआ आता है। अब हम रख लेते हैं H क्या है, H2 क्या है, CO2 क्या है। नाम आपको पता है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन ये क्या है? इसी प्रकार हम पढ़ते हैं विज्ञान के अंदर कहीं कहीं हमारे पढ़ने में बीच में शब्द आता है परमाणु क्या है, अणु क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है। तो इनके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। तो ये जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा प्रथम भाग है परमाणु के बारे में शुरू कर रहा हूं मैं। थोड़ा ध्यान से सुना, और ये विशेष तौर से अभी वर्तमान के अंदर राजस्थान पुलिस जैसी भर्तियां अभी चल रही है, उससे संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। परमाणु होता क्या है? एक ही बात हम आज तक पढ़ते हुए आए हैं, परमाणु अविभाजित कण है। अविभाजित कण क्या होता है? लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा परमाणु अविभाजित भी है, लेकिन परमाणु विभाजित भी है। ये जानकारी बहुत कम मिलेगी आपको, क्योंकि आप 8वीं 9वीं 10वीं के अंदर पढ़ोगे परमाणु की परिभाषा एक लाइन में लिखी हुई मिलती है। परमाणु प्रकृति के अंदर पदार्थ का अविभाजित कण है, उसे हम परमाणु कहते हैं। लेकिन मैं बताऊंगा आपको परमाणु अविभाजित भी है, और कई वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि परमाणु क्या है? विभाजित भी है। तो परमाणु होता क्या है? देखो, कोई भी पदार्थ ले लो, प्रकृति के अंदर हजारों पदार्थ हम लेते हैं काम में दैनिक दिनचर्या के अंदर। तो प्रकृति के अंदर मान लीजिए कोई एक बड़ा पदार्थ लिया, इस पदार्थ को मैंने अनेक टुकड़ों में बांट दिया, छोटे छोटे हजारों टुकड़े होंगे इसके, लेकिन एक लास्ट के अंदर एक छोटा टुकड़ा बचेगा। ये लास्ट वाला टुकड़ा टूटता नहीं है, लास्ट वाला टुकड़ा टूटता नहीं है, मतलब अविभाजित रहता है। और इस अविभाजित कण का वैज्ञानिकों ने नाम दिया था परमाणु, और ये दिया था 19वीं सदी तक। जो 19वीं सदी अंतिम पड़ाव पर थी, तो कई वैज्ञानिकों ने इस परमाणु की आंतरिक संरचना, और परमाणु कौन सा? पदार्थ का सबसे छोटा कण, अविभाजित कण। 19वीं शताब्दी के अंत में आंतरिक संरचना को वैज्ञानिकों ने तोड़कर सिद्ध कर दिया कि परमाणु की बाह्य जो संरचना है वो अविभाजित रहती है, और आंतरिक संरचना का विभाजन किया जा सकता है। मैंने एक कंपटीशन 2011 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन देखा था, उसमें केवल इतना लिखा था परमाणु क्या है। ऑप्शन 4 थे A, B, C, D। पहले में दे दिया विभाजित, दूसरे में दे दिया A, फिर B, और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे क्या करते हैं कि बच्चों की रटी हुई परिभाषा है परमाणु अविभाजित कण है, तो कोई नहीं उत्तर लिखते हैं, और ये कोई नहीं उत्तर हमेशा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो विभाजित शब्द अगर आपके सामने आता है तो परमाणु विभाजित कण भी है। अब परमाणु बना हुआ कैसे होता है? परमाणु कैसे बनता है? परमाणु क्या होता है? किन किन कणों से मिलकर बनता है? तो परमाणु के बारे में संपूर्ण जानकारी अभी आपको मिलेगी। परमाणु ध्यान रखना 3 मुख्य भागों से मिलकर बना होता है, और उन तीनों को कंपटीशन एग्जाम वाले विद्यार्थी ध्यान दें, मौलिक कण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौलिक कण। पूछा जाता है परमाणु के मौलिक कणों के नाम लिखिए, और परमाणु के मौलिक कणों को एक और नाम कहते हैं अपरमाणविक कण भी कहा जाता है। तो ये कंपटीशन एग्जाम वाले विद्यार्थी ध्यान दें। अब पूछा जाता है परमाणु के मौलिक
और अपरमाणविक कण होते कौन कौन से हैं। परमाणु की संरचना इस प्रकार की आपको प्रत्येक 8वीं 9वीं 10वीं जो भी आप किताबें पढ़ोगे आपको मिलेगी। ये पदार्थ का कोई भी एक छोटा सा भाग है जो विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन पुनः बता रहा हूं आंतरिक संरचना विभाजित होती है। अब ये परमाणु का जो आणविक भाग है ये 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। यहां थोड़ा ध्यान देना। पहला है इलेक्ट्रॉन। पहला क्या है? इलेक्ट्रॉन। अभी विस्तार से पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कहां पर रहता है। दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा भाग होता है न्यूट्रॉन। एक इसमें ये ध्यान रखना, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई का अगर नाम पूछ लिया जाए तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है? परमाणु है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? परमाणु है। और परमाणु हमेशा रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना। अब बात करेंगे हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के ऊपर। परमाणु का एक भाग जिसको अपरमाणविक कण के रूप में भी जाना जाता है, जिसको मौलिक कण भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो संकेत होता है यानी इसको किस प्रकार से दर्शाया जाता है तो ध्यान दें, इसको छोटा ई के द्वारा लिखा जाता है। अब छोटा ई आपने आगे वाला हमारा टॉपिक आएगा तत्व के बारे में, यौगिक के बारे में, उसके बारे में बताऊंगा छोटा ई क्यों लिखते हैं। संकेत ये हो गया। और छोटी इकाई के बाद परमाणु का एक भाग और छोटा सा, देखो 10th लेवल के बच्चों तक साथ में शामिल किताब है, शामिल पढ़ाई हो रही है। उसके बाद मैं ये बता रहा हूं आपको छोटी इकाई है, मौलिक कण कौन कौन से होते हैं, अपरमाणविक कण कौन कौन से होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या नहीं लेते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन कंपटीशन विद्यार्थियों के उपयोगी सिद्ध होंगे। परमाणु हमेशा ध्यान रखना, परमाणु के ऊपर आवेश हमेशा 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश का मान ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक। अब आवेश क्या होता है? आवेश मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश और एक जिसके ऊपर अगर 0 लगा हुआ हो इसका मतलब न तो धन है और न ऋण है और ये है उदासीन। अब धन और ऋण आवेश कब बनते हैं ये बात अभी हम करेंगे। परमाणु के जब कक्षक भरेंगे उसके अंदर आपको पता चलेगा कि धन आवेश कौन सा है, ऋण आवेश कौन सा है और परमाणु का उदासीन कौन सा भाग कहलाता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का संकेत हमारा क्या हो गया? छोटा ई के द्वारा इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है और इसके ऊपर आवेश का मान क्या होता है? ऋण आवेश होता है। तो पूछा जा सकता है परमाणु के अपरमाणविक कण में ऋण आवेशित भाग का नाम लिखिए। तो ऋण आवेशित भाग कौन सा हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी ये नहीं पूछा जाता व्याख्या कीजिए। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है, अब आती है परमाणु के खोजकर्ता। परमाणु के खोजकर्ता, परमाणु और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता आपको बता देना चाहूंगा एक ही वैज्ञानिक है। अगर परमाणु के बारे में अगर पूछ ले परमाणु की खोज किसने की? सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। जॉन डाल्टन ने दिया था 1803 ईस्वी में। ये ध्यान रखना है, परमाणु की खोज और परमाणु के सिद्धांत के बारे में कहे तो जॉन डाल्टन ने खोज की थी 1803 ईस्वी के अंदर। परमाणु का आकार बता देना चाहूंगा मैं कंपटीशन विद्यार्थियों को, किस प्रकार का कितना आकार होता है। तो परमाणु का आकार हमेशा ध्यान रखना विशिष्ट आकार कहा जाता है, वो होता है 100 पिकोमीटर। 100 पिकोमीटर परमाणु का आकार कितना होता है? 100 पिकोमीटर। और 100 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर, पिकोमीटर क्या है? 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 पिकोमीटर बराबर 1 × 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। परमाणु का विशिष्ट आकार कितना होता है? 100 पिकोमीटर। अब 1 पिकोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? तो 1 पिकोमीटर के अंदर 1 × 10⁻12 मीटर होते हैं। अब बात करें जो परमाणु का दूसरा
क्या है? प्रोटॉन। जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को ई द्वारा दर्शाया गया था, उस प्रकार जैसा नाम है वैसा ही इनका संकेत होगा। प्रोटॉन को पी द्वारा दर्शाया जाता है। यहां पर ऋण आवेश था तो यहां पर क्या आएगा? धन आवेश आएगा। क्या आएगा? धन आवेश आएगा। और इसके खोजकर्ता परमाणु के जो अपरमाणविक कण है प्रोटॉन, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड। कौन है? रदरफोर्ड। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। परमाणु की खोज जे जे थॉमसन ने की, इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। परमाणु का विशिष्ट आकार 100 पिकोमीटर होता है। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। परमाणु के मौलिक कण कौन कौन से होते हैं? तो परमाणु के मौलिक कण 3 होते हैं जो संरचना बनाते हैं। वैसे अनेक कण होते हैं जिनको परमाणविक कण कहते हैं, अपरमाणविक नहीं कहेंगे। अपरमाणविक वो कहलाते हैं जो परमाणु की संरचना बनाते हैं। परमाणु की संरचना बनाने में मुख्य योगदान होता है 3 जो मुख्य भाग है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद में जो और भी अंग है वो मैं बताऊंगा आपको। इन तीनों के अलावा कौन कौन से होते हैं। परमाणु का जो व्यास होता है, ये अतिरिक्त जानकारी थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि व्यास कई बार पूछा जाता है। परमाणु का व्यास कितना होता है? 62 पिकोमीटर से लेकर ध्यान रखना 520 पिकोमीटर तक होता है। कंपटीशन भाइयों के लिए परमाणु का व्यास कितना होता है? 62 पिकोमीटर से 520 पिकोमीटर। इलेक्ट्रॉन हमारा पूरा हो गया। इलेक्ट्रॉन के बारे में एक शब्द और पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन शब्द का जो नामकरण है वो किस वैज्ञानिक ने किया? वो स्टोनी ने किया था। किसने किया था? स्टोनी ने किया था। व्यास के बाद परमाणु भार। परमाणु भार कितना होता है? परमाणु स्वयं का भार पूछा जाता है तो ध्यान रखना 1.67 × 10⁻⁻27 kg से लेकर 4.52 × 10⁻⁻25 kg, 1.67 × 10⁻⁻27 kg से लेकर 4.52 से लेकर गुणा 10⁻⁻25 kg, ये क्या होता है? परमाणु का भार होता है। अगली बात करें तो परमाणु का ये भाग केंद्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। और केंद्रक को हम नाभिक के नाम से भी जान सकते हैं। तो परमाणु का नाभिक हो गया। परमाणु के 3 भाग बताए थे मैंने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा था हमारा न्यूट्रॉन। इस नाभिक से पहले मैं बता देना चाहता हूं आपको न्यूट्रॉन के बारे में। जो न्यूट्रॉन भाग है उसको हमेशा छोटे n द्वारा लिखा जाता है और न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश का मान कितना होता है? 0। फिर दोहराना चाहूंगा आपको, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान ऋणात्मक, प्रोटॉन पर आवेश का मान धनात्मक और न्यूट्रॉन पर आवेश का मान 0। मतलब न्यूट्रॉन हमेशा किस अवस्था में होता है? उदासीन अवस्था में होता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। किसने की? जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की और नंबर 3 न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन भाग है, अभी मैंने बताया था नामकरण किस सन में हुआ था? नामकरण जे जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, 1879 के अंदर किया था। प्रोटॉन का नामकरण अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था, 1919 के अंदर किया था। न्यूट्रॉन का नामकरण जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था, 1932 के अंदर किया था। नामकरण के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का पूछा जाता है इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? स्टोनी नाम के वैज्ञानिक ने किया था। आप मैंने पहले परमाणु का द्रव्यमान बता दिया। आप इन तीनों मौलिक कण, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना। ये तीनों मौलिक कण हैं और इन मौलिक कणों को अपरमाणविक कण भी कहा जाता है। अब इन तीनों का द्रव्यमान, इन तीनों का अलग अलग द्रव्यमान कितना होता है, भार कितना होता है, वो बता रहा हूं मैं। पहला है हमारा इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर आपको पता है ऋण आवेश होता है। कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है।
पुनः बता रहा हूं आवेश का मतलब क्या होता है, आवेश कहां से प्राप्त हुआ, ये हम इसी परमाणु के टॉपिक में पढ़ेंगे। प्रोटॉन को P द्वारा दर्शाया जाता है और प्लस आवेश होता है, धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन को N द्वारा दर्शाया जाता है और जीरो लिखा जाता है। जीरो का मतलब होता है न तो धन आवेश होता है और न ऋण आवेश होता है, हमेशा न्यूट्रॉन उदासीन अवस्था में होता है। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.11 × 10⁻³ kg होता है। ध्यान रखना, कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। फिर आता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6726 × 10⁻27 kg, 1.6726 × 10⁻27 kg होता है। न्यूट्रॉन का होता है 1.6929 × 10⁻27 kg, यानी 1.6929 × 10⁻27 kg होता है। इनका द्रव्यमान लगभग, ध्यान रखना, एक समान माना गया है। 3 अवपरमाणविक कण है, 3 अवपरमाणविक कणों में 2 ऐसे अवपरमाणविक कण है, मौलिक कण है, जिनका द्रव्यमान समान माना गया है। और इलेक्ट्रॉन का 1836 गुना, जितना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है उससे 1836 गुना ज्यादा द्रव्यमान किसका होता है, प्रोटॉन का होता है। और इलेक्ट्रॉन से 1839 गुना, इनके पीछे केजी मत लगाना, किसका द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अब बात करते हैं, ये अगर परमाणु की संरचना इस प्रकार दर्शाई जाती है तो जो मौलिक कण है, ये मौलिक कण परमाणु के संरचना में कहां पर व्यवस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन ये हमेशा बाह्यतम कक्ष दर्शाए गए हैं, ये हमेशा क्या कहलाते हैं, बाह्यतम कक्ष कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉन का एक काम है, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता है, परमाणु की बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। और कंपटीशन विद्यार्थियों के लिए बता देना चाहता हूं, जो इलेक्ट्रॉन है ये बाह्यतम कक्षा में अगर चक्कर लगा रहे हैं तो इसको कहते क्या है। इलेक्ट्रॉन जब बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन, या कहा जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन घन या इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन घन का मतलब इलेक्ट्रॉन अगर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन घन या इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहलाती है। तो पहला हमारा मौलिक कण इलेक्ट्रॉन आ गया बाह्यतम कक्षा में, और कार्य आपको पता चल गया, ये हमेशा क्या करता है, बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाने का काम करता है। पीछे बचे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये मैंने पहले बताया था, इसको नाभिक कहा गया। क्या कहा गया है, नाभिक कहा गया है, या इसको हम केंद्रक भी कह सकते हैं। तो परमाणु के 2 कण मौलिक कण ऐसे होते हैं जो परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। और एक बात और बता देता हूं, परमाणु का पूरा जितना भी भार है उसका 99.94% परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। इंपॉर्टेंट राजस्थान पुलिस वाले भाई ध्यान रखें, परमाणु का जितना भी भार है उसका 99.94% भार नाभिक या केंद्रक में उपस्थित होता है। अब बात करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपनी स्थिति पे आगे भाई कहां पर स्थित होते हैं। अब इनकी कक्षाओं का नामकरण किया था बोर और बरी नामक एक वैज्ञानिक आया था, उसने बताया था कि जो परमाणु की एक कक्षा, इनको कहते हैं कक्षा, या हम कक्षक कह सकते हैं, या हम इनको ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। कक्षा, कक्षक या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। और उन कक्षाओं के नाम क्या है, K, L, M, N। इनको हम 1 द्वारा भी दर्शा सकते हैं, 2 द्वारा भी दर्शा सकते हैं, 3 द्वारा भी दर्शा सकते हैं और 4 द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। 1, 2, 3, 4 कहो या K, L, M, N कहो। अब बात करेंगे, अगर ये परमाणु के कक्षक हैं, एक बात बता देना चाहता हूं, अब हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरेंगे, उसमें यह ध्यान रखना K, L, M, N है क्या, तो K, L, M, N को परमाणु की कक्षा कहा गया है। क्या कहा गया है, कक्षा। और कक्षक और ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब ये चक्कर लगाते हैं, मैक्सवेल एक वैज्ञानिक आया था,
मैक्सवेल ने बताया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, खर्च होगी, और खर्च होगी तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। जबकि ऐसी बात नहीं है। परमाणु का जो भाग होता है इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा चक्कर लगाता है, तो चक्कर लगाने से या तो उसकी ऊर्जा अवशोषित होगी या उत्सर्जित होगी। अगर मान लो ऊर्जा लेता है तो एक कक्षक से दूसरे कक्षक में, यानी मैं कह सकता हूं निम्न कक्षक से उच्च कक्षक में चला जाएगा। अब कब जाएगा, जब ऊर्जा का अवशोषण होगा, यानी ऊर्जा ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन अगर कक्षक में चक्कर लगा रहा है, उसको अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान हो गई, तो ये निम्न कक्षक है, निम्न कक्षक से कहां चला जाएगा, अपने उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। और ऊर्जा का अगर उत्सर्जन हो गया, उत्सर्जन ह्रास हो गया, ह्रास का मतलब कमी हो गई, तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ उच्च स्तर कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो अपने निम्न ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। मतलब मैक्सवेल का जो सिद्धांत था वो बिल्कुल गलत था। एक बात ध्यान रखना, किसने कहा कि वे इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, तो मैक्सवेल नाम एक वैज्ञानिक था, मैक्सवेल। जबकि मैक्सवेल का सिद्धांत हमेशा वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया। बात चल रही थी परमाणु के कक्षकों के बारे में। कक्षकों का नामकरण हमने कर दिया K, L, M और N कक्षक। इनको हमने एक भी कह सकते हैं, दो भी कह सकते हैं, तीन भी कह सकते हैं और चार भी कह सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों का जो अधिकतम संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है कि जो कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र बता देता हूं मैं आपको, 2n स्क्वायर होता है। क्या होता है, 2n स्क्वायर। अब 2n स्क्वायर क्या है, जो ये कक्षक है, इन कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है। इलेक्ट्रॉन आपको पता है चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु का पूरा द्रव्यमान यानी लगभग 99.94% नाभिक में ही होता है। वापस रिवीजन। अब कक्षक K, L, M और N चार हमारे कक्षक हैं। K कक्षक के अंदर हम ज्ञात करेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, किस प्रकार निकाला जाता है। ये 10th लेवल के विद्यार्थी ध्यान दें। K कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है वो सब में एक समान रहेगा। और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, 2n स्क्वायर होता है। क्या होता है, 2n स्क्वायर होता है। अब K को मेरे को एक बात बताइए, K को हमने क्या माना था, 1 माना था, L को क्या माना था, 2 माना था, M को क्या माना था, 3 माना था और N को क्या माना था, 4 माना था। तो अब कहने का तात्पर्य ये है कि जहां कहीं भी इस फॉर्मूले के अंदर n लिखा हुआ है उसके अंदर हम इस संख्या को प्रदर्शित करेंगे। 2 अपनी जगह पर, एक की जगह n की जगह 1 आ गया, 2 अपनी जगह पर और n की जगह 2 आ गया, ये 2 अपनी जगह पर, यहां पर 3 आ गया और यहां पर 4 आ गया। 1 अगर 1 होता है तो 2 गुणा 1 बराबर 2, यानी K कक्षक है उसके अंदर अधिकतम, ये शब्द ध्यान रखना, K के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान कितना होता है, 2 होता है। L के अंदर 2 का वर्ग 4 होता है, 2 का वर्ग 4 और 4 गुणे 8। K के अंदर अधिकतम संख्या कितनी होती है इलेक्ट्रॉनों की, 8। 3 का वर्ग 9 और 9 गुणा 2 18। M के अंदर 18 और N के अंदर 2 गुणा 16 बराबर 32। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये किसका मान है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कहां काम आती है, और ये है हमारे बार बार बता रहा हूं मैं, कक्षक, कक्षा भी कह सकते हैं और ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। अब जो K कक्षक है हमारा, L कक्षक है, M कक्षक है और N कक्षक है। K कक्षक के अंदर, कक्षाओं के अंदर भी उप कक्षा होती है। क्या होती है, उप कक्षाएं होती है। जैसे एक क्लास के अंदर विद्यार्थी ज्यादा हो जाते हैं तो उप कक्षाएं दे दी जाती है A, B, C। उसी प्रकार K कक्षक है,
उसके अंदर उप कक्षा होगी, उसका नाम होगा S। क्या होगा? S होगा। L के अंदर होगी SP और M के अंदर SPD और N के अंदर होती है SPD और F। ये ध्यान रखना, उप कक्षाओं के नाम है। किसके नाम है? उप कक्षाओं के नाम है। तो हमारी कक्षाओं के नाम इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? K L M N। अब आपको जो ये कक्षक है इनको याद करना पड़ेगा इस एक सारणी रूप में। वो हम सारणी इस प्रकार बना देते हैं, ये K कक्षक, ये L कक्षक, ये M कक्षक और ये N कक्षक। K कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, L कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान 8, M कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान 18 और N कक्षक में 32। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2n²। ये है कक्षा और ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब K कक्षक के अंदर मैं यहां नीचे बता देता हूं, S उप कक्षा होती है, L के अंदर S और P होती है, SPD होती है, SPD और F होती है। ये उप कक्षाओं के नाम हैं जो K, L, M और N में उपस्थित होते हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2, 6, 10 और 14। उप कक्षाओं के वैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए हम तत्व वाले पार्ट पढ़ेंगे, उसके अंदर आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का मान ज्ञात करने का सूत्र 2n² होता है। उस सूत्र के आधार पर हमने K का मान निकाला 2, L का 8, M का 18, N का 32। K के अंदर एक उप कक्षा होती है, उसका नाम S होता है, L के अंदर S और P होती है, M के अंदर SPD होती है और N के अंदर SPDF। जिस प्रकार आपने अभी K, L, M और N लिखा था, ये कक्षाओं के नाम हैं और S, P, D और F ये उप कक्षाओं के नाम हैं। अब ये कहां से आते हैं ये अभी बात करेंगे हम। इससे पहले तो P और N है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान रखना, प्रोटॉनों की संख्या ही एक बात बता दूं, परमाणु संख्या कहलाती है। आवर्त सारणी के अंदर आएगा तब उस टॉपिक के अंदर और बताया जाएगा। प्रोटॉन संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है और जो न्यूट्रॉन है, यहां प्लस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये दोनों नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं। और एक बात यहां से कंपटीशन के लिए ध्यान रखें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग हमेशा जो योग होता है वो द्रव्यमान संख्या ज्ञात की जाती है। अगर पूछ लिया जाए किसी तत्व की प्रोटॉन संख्या 4 है और न्यूट्रॉन संख्या 3 है तो द्रव्यमान संख्या बताइए कितनी हो गई? 7 हो गई। अगर पूछ ली कि भाई प्रोटॉन संख्या 4 है, न्यूट्रॉन संख्या नहीं है और द्रव्यमान संख्या 10 दी हुई है, तो आपको न्यूट्रॉन संख्या ज्ञात करनी है। न्यूट्रॉन संख्या ज्ञात करने के लिए प्रोटॉन संख्या है, ये न्यूट्रॉन संख्या है और ये द्रव्यमान संख्या है। इसका पक्षांतरण करेंगे तो न्यूट्रॉन बराबर 10 - 6 कितने आ गए? 10 - 4 बराबर 6। न्यूट्रॉन संख्या कितनी होगी? 6। अब जितने भी इलेक्ट्रॉनों के हमने परमाणु के कक्षक पढ़े, इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान बताया। अब ये इलेक्ट्रॉन की संख्या और ये परमाणु के बारे में इतना पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम फॉर्मूले पढ़ते हैं, जैसे जल का सूत्र पढ़ते हैं H2O, CO2, NO2, NaCl ये पढ़ते हैं। तो इन कक्षकों का उपयोग वहां किया जाता है जहां पर ये रासायनिक सूत्र बनाए जाते हैं कि H2O जो जल का सूत्र होता है, इस H2O के अंदर ये 2 कहां से आया, O के नीचे 2 क्यों नहीं आया, जो हमेशा ध्यान रखना संयोजकता शब्द से हम प्रदर्शित करेंगे। अब बात आती है आवेश वाली। मैंने कहा था बाद में बताया जाएगा कि ऋण आवेश धन आवेश कब आता है। तो हमने अभी कक्षक बताए थे K, L, M, N, 2, 8, 18, 32।
ये ध्यान रखना, K कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान 2, L में अधिकतम 8, M में 2, 18 और N के अंदर 32 और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र याद रखना 2n² होता है। और परमाणु संख्या ही प्रोटॉन संख्या कहलाती है। परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग ही द्रव्यमान संख्या कहलाती है। बार-बार रिवीजन कर रहा हूं, ध्यान रखना। अब हमारे पूछा जाता है, कई छात्र पूछते हैं सर परमाणु की जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर ली, इनका मतलब क्या हुआ, हमें क्या मिला कि भाई ये क्यों ज्ञात की? तो मैं उदाहरण बता देता हूं। जैसे हम जल का सूत्र छठी क्लास से रटते हुए आ रहे हैं, H2O होता है। कई बार पूछते हैं छात्र H के नीचे आपने 2 लगाया, O के नीचे क्यों नहीं लगाया? तो ये सारा संकेत, सारे उत्तर आपको इस कक्षकों के अंदर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? देखो, यहां पर मैंने लिख दिया H और यहां पर मैंने लिख दिया O, H और O लिख दिया। अब H और O, H का परमाणु क्रमांक यानी आवर्त सारणी के बारे में अगली वीडियो में बताया जाएगा। आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 1 नंबर पर स्थित है हाइड्रोजन और 8 नंबर पर है वो हमारा है ऑक्सीजन। ये इसका परमाणु क्रमांक है। क्या है? परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक मैंने एक नाम बताया था, प्रोटॉन संख्या भी कह सकते हैं। अब K, L, M, N ये हाइड्रोजन के भरेंगे हम और K, L, M, N ये हम ऑक्सीजन के भरेंगे। हमारे पास हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना था? 1 था। हमारे पास एक संख्या है। K के अंदर हमने पढ़ा कितनी होती है? 2। हमारे पास है नहीं, तो जितनी है उतनी भर देते हैं। आगे के जो कक्षक है वो खाली पड़े हैं। 8 है ऑक्सीजन, 8 में से K के अंदर कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो 2 मैंने यहां भर दिया। 8 में से 2 गए, पीछे कितने बचे? 6। ये खाली पड़े हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं। जो कक्षक खाली है वो कोई मायने नहीं रखता है। अब बात करें इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम कितनी पड़ रही है? 1। एक अष्टक नियम होता है और अष्टक नियम का ये बात जरूरी नहीं है भाई 8 होने जरूरी। अष्टक का मतलब होता है या तो कक्षक पूरा भरा हुआ होना चाहिए या फिर कक्षक पूर्ण रूप से खाली होना चाहिए। ये पूर्ण रूप से खाली है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है। अब पूर्ण रूप से भरा हुआ का मतलब हो गया K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, न तो कम और न ज्यादा। अगर K के अंदर 2 है तो वो पूर्ण रूप से भरा हुआ अपना अष्टक नियम का पालन करता है। ये पूरा भरा हुआ, इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। ये देखो खाली, ये खाली, ये खाली, ये भी खाली, ये भी खाली। इसको मैंने क्यों काटा? क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण है। अष्टक पूर्ण का मतलब K में 2 होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है। कम कैसे पड़ रहा है? 2 होने चाहिए। अब अगर ये त्यागता है तो खाली हो जाता है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। और किसी से ग्रहण करता है तो पूर्ण रूप से भरा हुआ माना जाएगा। इसके अंदर कम कितने पड़ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं। इसके अंदर +-1 लिख सकते हैं। +-1 क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो एक ये किसी को दे देगा और या फिर एक किसी से ले लेगा। तो देने पर हमेशा क्या होता है? धन आवेश होता है। और लेने पर हमेशा क्या होता है? ग्रहण करने पर। ये लिख सकते हैं हम, ग्रहण करने पर और देने पर। अब देते क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब मैंने वापस लिखा यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन। ये +-1 लिख दिया और -2। -2 क्यों? क्योंकि अष्टक पूर्ण करने के लिए, और अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि L कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर कितने हैं? 6। अब मैंने -2 लिख दिया और गणितीय विधि से वज्र गुणा करवा दिया, तो H अपनी जगह पर +- ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये 2 है, H के नीचे चले जाएंगे और O है, O अपनी जगह पर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के फॉर्मूले निकालने के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन के कक्षक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान ज्ञात होना बहुत जरूरी है। एक उदाहरण और बता देता हूं। कई छात्र कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर यहाँ पर 2 लगाया तो जो नमक का सूत्र होता है NaCl, उस नमक के सूत्र के अंदर NaCl के अंदर यहाँ पर 2, 4 कुछ भी संख्या क्यों नहीं लिखी? तो NaCl का किस प्रकार से फॉर्मूला निकाला जाता है? अब बात करते हैं NaCl की। यहां लिख दिया मैंने Na और यहाँ पर Cl, सोडियम और क्लोराइड। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11,
क्लोराइड का 17। ये है, बार बार बता रहा हूं, परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन संख्या, या प्रोटॉन संख्या। अब इनके कक्षक भरेंगे हम KLMN और इनके भरेंगे KLMN। K के अंदर अधिकतम कितने होने चाहिए? 2। तो 11 में से 2 हमने यहां भर दिया, 8 हमने यहां भर दिया, तो 8 और 2 कितने हो गए? 10। पीछे कितना बचा? 1। 17 में से 2 यहां भर दिए, 8 यहां भर दिए और 7 यहां भर दिए। ये टोटल देखो, परमाणु क्रमांक जितना है उतनी संख्या होनी चाहिए। 8 और 2 10, 10 और 7 कितने होते हैं? 17। इनमें भी देखो 2 और 8 10, 10 और 1 11। अब ये पूरा भरा हुआ है। कैसे भरा हुआ है आप समझ गए होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए है, L में 8 होने चाहिए, 8 है, और ये खाली है, इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। इसमें भी K के अंदर 2 होने चाहिए, 2 है, L के अंदर 8 होने चाहिए, 8 है, N खाली होना चाहिए, और अधिकतम अष्टक पूर्ण करने के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब या मैंने वापस Na लिखा या Cl लिखा, कम कितने पड़ रहे हैं? अब ये क्या करेगा? इनके क्या कंफ्यूजन की बात है, A कम पड़ रहा है, यहाँ पर 7 कम पड़ रहे हैं। किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए 100 रुपए पूरे करने हैं, ये A है, ये B है। अब B के पास 1 रुपया है और A के पास 99 रुपए हैं। तो A कह रहा है मेरे को तू 1 रुपया दे दे ताकि मेरे कितने हो जाए? 100 हो जाए। B कह रहा है तू मुझे 99 रुपए दे दे ताकि मेरे भी कितने हो जाए? 100 हो जाए। तो हम खुद समझदार हैं, अगर ये 1 रुपया देना नहीं चाहता तो ये 99 रुपए देने की कभी बात नहीं करेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्याग देता है। क्या करता है? त्याग देता है, तो बाहर निकाल देता है, यानी अपना कक्षक पूर्ण खाली कर देता है। पहले भी बताया था, या तो कक्षक पूरा भरा होना चाहिए या फिर कक्षक पूरा खाली होना चाहिए। ये एक त्याग कर इसको दे देता है कि तेरे पास 7 है, 1 कम पड़ रहा है, तू 8 कर ले। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? ग्रहण कर लिया। क्या किया? ग्रहण कर लिया। अब त्यागा प्लस लिख दिया, ग्रहण किया माइनस लिख दिया। वही गणितीय विधि, वज्र गुणा 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार सोडियम क्लोराइड, नमक का सूत्र होता है और सोडियम का प्रतीक होता है वो Na होता है, ठीक है ना। Na भी क्यों लिखा ये भी बाद में और सारणी के अंदर बताया जाएगा आपको। अब बात आती है परमाणु की पूरी बात होने के बाद एक शब्द मैंने शुरुआत में बताया था अणु, एक बताया था तत्व और एक बताया था यौगिक। तो ध्यान रखना, परमाणु और परमाणु यानी 2 या 2 से अधिक परमाणु अगर मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है। और अणु 2 भागों में बांटा हुआ है, उनके नाम है तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक। अब बात करते हैं परमाणु और अणु। परमाणु की खोज मैंने बताई थी, वापस बता देता हूं। परमाणु संरचना सबसे पहले जॉन डाल्टन ने दी थी 1803 ईस्वी में, और अणु की खोज डेमोक्रिटस नामक वैज्ञानिक ने की। अणु 2 प्रकार का होता है, नंबर 1 तत्व, नंबर 2 यौगिक। परमाणु, ये परमाणु है, ये परमाणु है, ये परमाणु है, ये परमाणु है, ये परमाणु है। यहां पर किसी प्रकार की कोई संख्या नहीं लिखी हुई है, तो परमाणु है और H प्लस H यानी 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलते हैं तो अणु का निर्माण होता है। तो अब आप खुद समझ गए होंगे, अगर ये परमाणु है तो ये H2 अणु हो गया, O2 अणु हो गया, N2 अणु हो गया, अनेक प्रकार के अणु होते हैं। अणु के बाद में तत्व और तत्व के बाद में आते हैं यौगिक। बात करते हैं तत्व की। तत्व में ध्यान रखना, समान परमाणु होते हैं। तत्व में क्या होते हैं? समान परमाणु मिलते हैं तो तत्वों का निर्माण होता है। हम आवर्त सारणी पढ़ते हुए आए, छठी क्लास में जाने के बाद बच्चे पढ़ते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, वो सारे के सारे क्या है? तत्व है। जैसे H प्लस H यानी H2 बना तो ये तो हमारा क्या है? तत्व है। C प्लस O2 क्या बना? CO2। अब ये तो समान परमाणु है और ये क्या है? दोनों परमाणु असमान है। एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसे
एक पढ़ते हैं हम H2 प्लस O2, क्या होता है H2O। तो तत्व आप समझ गए होंगे, अणु और तत्व एक ही होते हैं। ये O2 एक प्रकार का क्या है, तत्व है। तत्व क्यों है, क्योंकि समान परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। और ये क्या है, H2O क्या है, H2O एक प्रकार का क्या है, यौगिक है, क्योंकि इसके अंदर असमान परमाणु मिले हुए, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अब अणु और यौगिक, इन दोनों में फर्क क्या है, H क्या करता है, खुद जलता है। H क्या करता है, खुद जलता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जब भाग लेते हैं तो ये इन सब का दोनों का जो डिफरेंस है वो पूरा दिखता है। ऑक्सीजन खुद जलाता है, ऑक्सीजन क्या करता है, जलाता है, और जल क्या करता है, बुझाता है। फर्क हुआ कि नहीं हुआ, इस अभिक्रिया से पहले ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। अभिकारक और उत्पादों में स्पष्ट है, जलता जलाता ये मतलब इनके गुण अलग है, और बुझता ये एक प्रकार का यौगिक है। तो यौगिक के गुण ध्यान रखना हमेशा अलग होते हैं, जितने भी होते हैं अणुओं के उनके अलग अलग होते हैं। अब बात आती है, एक यौगिक होता है और एक होता है मिश्रण। यौगिक में ध्यान रखना प्रत्येक तत्वों के सूत्र होंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई सूत्र नहीं होगा, छोटी सी बात है। तो ये परमाणु वाला टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है परमाणु के बारे में दी हुई जानकारी आप अवश्य पढ़ेंगे, और अगला जो भी टॉपिक होगा वो आपके सामने अगले वीडियो के अंदर दर्शाया जाएगा। और आपका जो प्रेम हमें मिला उसके लिए धन्यवाद।